सुमित, आपका स्वागत है आज के इस सेशन में। आज के सेशन में आप कौन से प्रॉब्लम पर काम करना पसंद करोगे? आज के सेशन में मुझे चिंता इस प्रॉब्लम पे काम करना है सर। ओके। एनजाइटी पे। तो चिंता से आपको क्या दिक्कत होती है? चिंता से मुझे दिक्कत होती है, बार बार वही ख्याल आते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, ओके यानी और अगर नहीं हुआ तो क्या, ऐसा। ओके यानी फिर इससे चिंता से आपका कंसंट्रेशन में भी। जी, थोड़ा सा कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होता है कभी कभी। फिर ऐसे नहीं हुआ तो कैसे, फिर कभी कभी उसी ख्यालों में रहता हूँ मैं। ओके, और इसके कारण आपके परफॉर्मेंस पर भी निगेटिव इफेक्ट हो रहा है? हाँ, होता है। परफॉर्मेंस पे कभी कभी वो थोड़ा सा हो जाता है। तो आज के सेशन में हम ये ट्राई करेंगे कि आपकी चिंता कहाँ से उत्पन्न होती है और आपको चिंता कैसे फील होती है, ये बात हम सीखेंगे। अभी आप मुझे बताइए कि चिंता के जगह पर आप कौन सी इमोशन फील करना पसंद करोगे? चिंता की जब एक जगह पे ऐसी इमोशन जिससे मुझे बहुत ज्यादा आगे का विचार ना आए, और मैं अभी इस वक्त में जो चल रहा है उसके बारे में सोचूं, नहीं या तो तो फिर ऐसा सोच। हाँ। ये आपका थॉट है, मैं पूछ रहा हूँ कि चिंता के जगह पर कौन सी इमोशन आप फील करना चाहते हो जिससे आपकी हेल्प हो। चिंता की जगह पे थोड़ा जिम्मेदार, या तो एक थोड़ी चिंता कहेंगे, जैसे कि वो काम के लिए मैं मोटिवेटेड रहूं, काम ओके, करने के रिगार्डिंग। अभी मुझे एक बताइए कि अगर मान लो चिंता के जगह पर आपको हैप्पी और रिलैक्स फील होता है तो क्या इससे आपकी हेल्प होगी? हो सकती है। अभी देखिए, ये जो हैप्पी फीलिंग है या रिलैक्स फीलिंग है, अगर आप रिलैक्स रहते हो, हैप्पी रहते हो, तो इससे मदद होगी क्या? ये बात थोड़ा सा हम चेक करते हैं। मान लो एक मदर है, और उसको जी। एक डॉटर है, और डॉटर के बारे में ना वो मदर बहुत चिंतित रहती है। अगर थोड़ी सी खांसी हुई तो उसको लगता है कि टीबी तो नहीं हुई। दो निवाले हम्म। अगर बेटी ने कम खाई तो उसको लगता है पेट में कोई पत्थर तो नहीं हो गया। थोड़ी सर्दी हो गई तो उसको लगता है स्वाइन फ्लू तो नहीं हो गया। यानी इतनी चिंतित, और वो हर बात ये करो, वो मत करो, ऐसा बैठो, वो मत करो, इस तरह से ही वो चिंतित रहती है। तो क्या वो अपने बच्चों का परवरिश ठीक ढंग से कर पाएगी? नहीं। दूसरी एक माँ है जो जिसको कुछ भी फील नहीं होता, बहुत ही हैप्पी रहती है, रिलैक्स रहती है। बच्चे ने खाना खाया तो भी रिलैक्स है, नहीं खाया तो भी रिलैक्स है, पढ़ाई की तो भी रिलैक्स है, नहीं की तो भी रिलैक्स है, एकदम शांत है, मस्त मोला है। उसके को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बहुत ही शांत है। तो क्या वो अपने बच्चे की परवरिश ठीक ढंग से कर पाएगी? नहीं सर, वो भी नहीं कर पाएगी। है कि जो अपने बच्चे के बारे में कंसर्न रहती है, हर बार बात में वो कंसर्न फील करती है। जो भी अगर मान लो सुबह बच्चे को टिफिन बनाना है तो उस बारे में भी वो कंसर्न रहती है। बच्चे को बुखार आया तो भी कंसर्न रहती है, जो भी केयर करनी है हॉस्पिटल में लेके जाना, इस तरह से वो रहती है, लेकिन वो चिंतित नहीं रहती। तो ये माँ अपने बच्चे की ठीक ढंग जी। से कर पाएगी क्या? हाँ सर, ये ऐसी माँ कर पाएगी हम्म। एकदम से ख्याल। बताइए कि अगर चिंता के जगह पर आपको भी अगर कंसर्न फील होता है तो इससे आपकी हेल्प होगी क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, ऐसे मुझे लगता है सर। ओके, अभी मुझे बताइए कि चिंता को कंसर्न में बदलने में आपका मोटिवेशन कितना है? अगर 0 से 10 अंक अगर आप अपने मोटिवेशन को देना चाहते हो तो कितना अंक दोगे अपने मोटिवेशन को? और मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है कि ये जो हम गोल सेट कर रहे हैं, इस गोल पर आप काम करने के लिए कितने उत्साही हो। 10 सर। ओके, गुड। तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आज का सेशन का गोल आप लिख लीजिए: टू फील कंसर्न बट नॉट एंशियस। टू फील कंसर्न बट नॉट एंशियस। ठीक है। अभी सुमित, मुझे ना कोई भी एक रिसेंट में आपके साथ में घटित हुई ये घटना बताइए कि जहां पर आपको एंजाइटी फील हुई, कोई भी घटना चलेगी। रिसेंट यानी कितने वक्त पहले की? मिनिमम 1 महीने के पहले की, 1 हफ्ते के पहले की। जी। तो एक्चुअली मैं साइकोलॉजी में पीएचडी कर रहा हूँ, और वहाँ पे मैंने सिनॉप्सिस सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद में अभी थेसिस सबमिट करने की बारी है। और थेसिस सबमिट करने का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ऐसे मैं सोचता हूँ, पिछले 15 दिन के पहले मैंने सोचा था
कि अभी थीसिस सबमिट करना है। और जो पहला वे था, जब मैंने सीईटी दी, पास किया, सब सबमिट कर दिया, अभी थीसिस सबमिट करने के रिगार्डिंग कुछ नियमों में बदलाव हो गए हैं। उससे मुझे लगता है कि यार कैसे होगा, क्या मैं उस नियमों को ध्यान में रख के मेरा थीसिस बना सकूं या नहीं। अभी तक जो मेरा वक्त गया है थीसिस बनाने में, 1 साल, क्या वो जाया गया है? तो सोचता हूँ कि अगर ये पहले ही हो जाता था तो मुझे अच्छा रहता था। ऐसी ऐसी आती है ख्याल, और इससे थोड़ा चिंता होता है सर, चिंता होती है। अभी साइकोलॉजी में पीएचडी कर रहे हो बराबर। जी। आप भी साइकोलॉजिस्ट, मैं भी साइको, एक साइकोलॉजिस्ट दूसरे साइकोलॉजिस्ट की हेल्प कर रहा है, क्या दिन आ गए नहीं? नहीं सर, मैं इंसान हूँ। हर हाँ, इंसान को प्रॉब्लम आते हैं, ये भी पढ़ा है हमने। गुड गुड गुड। हर इंसान को ब्रेन होता है, जिनको ब्रेन होता है उनको इस तरह के इमोशन फील हो सकते हैं, और इसीलिए उन पर काम करना जरूरी है। मुझे सुमित आप बताइए कि इन सभी जो सिचुएशन आपने बताया है, उसमें से हम्म। सबसे ज्यादा चिंता किस बात की आपको लगती मुझे सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि नियम बदल गए, तो उस हिसाब से मेरा थीसिस प्रिपेयर होगा या नहीं होगा। है? ओके, तो आप ना ए बी और सी ऐसे 3 कॉलम बनाइए। जी। ए बी और सी। ए स्टैंड फॉर एक्टिविटी इवेंट, जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में घटना बोल सकते हैं। दूसरा है जी। बी स्टैंड फॉर बिलीफ्स, जो रैशनल और हम्म। इलॉजिकल हो सकते हैं। और तीसरा है सी, सी का मतलब है कॉन्सिक्वेंसेस, जिसे हम कॉन्सिक्वेंसेस कह सकते हैं। ए में आप लिखिए सुमित जी। कि अचानक से रूल चेंज होने के कारण, हम्म। अचानक रूल चेंज होने के कारण मेरी सिनॉप्सिस एक्सेप्ट होगा या नहीं? थीसिस। हाँ, मेरा थीसिस, थीसिस। मेरा थीसिस एक्सेप्ट हम्म। या नहीं होगा? ठीक अभी है सर। इसमें ना और थोड़ा सा अगर हम डिटेल में जाना चाहे तो ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि रूल चेंज होने के कारण मेरा थीसिस अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो, रूल चेंज होने के कारण अगर मेरा थीसिस एक्सेप्ट नहीं हुआ तो, जैसे ही ये अगर में मेरा थीसिस एक्सेप्ट नहीं हुआ तो। नहीं हुआ, ठीक है सर। अभी देखो, जैसे ही ये थॉट आपके माइंड में आता है तब आपको क्या फील होता है, कैसे फील होता है? एंशियस फील होता है, क्या होगा कैसे होगा, ये ये फील होता है। सी कॉलम में आप लिखिए हम्म। एंजाइटी, आप लिख सकते हैं। हम्म। और चिंता फील होने के बाद आप क्या करते हो? चिंता फील होने के बाद में उसके बारे में थोड़ा सोचता हूँ कि सच में होगा या नहीं। क्या मैं कर सकता हूँ उस नियमों को ठीक ठाक से फॉलो करके फिर से थीसिस, क्योंकि इतने मेहनत अगर मैंने की है और अचानक से अगर नियम चेंज हो गए हैं, तो ये नियमों के हिसाब से अगर करना है तो और कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ऐसे। तो चिंता होती है, कॉन्सेंट्रेशन दूसरे कामों पर लगता है क्या आपका? नहीं लगता है फिर सर, जब ये थॉट आते हैं तो नहीं लगते कंसंट्रेशन। तो सी में लिखिए कि लो कॉन्सेंट्रेशन, सी में लिखिए लो। अभी अब हम सुमित क्या कर रहे हैं, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी चिंता कहाँ से उत्पन्न हो रही है, ताकि चिंता का मूड हमें पता चल सके, रूट हमें पता चले, और आप अपनी चिंता को कंसर्न में बदल पाओ। ठीक है। हम्म। अभी अगर मान लो कि ये रूल चेंज नहीं होते तो क्या आपको चिंता होती? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रूल चेंज हुए उसी के कारण आपको चिंता हो रही है, बराबर है? जी। इसमें कोई डाउट है, नो। शंका है? बिल्कुल नहीं सर। क्लियर है? यस, क्रिस्टल क्लियर है। ओके, तो थोड़ा सा ना हम चेक करते हैं कि आपकी बात सच में सच है क्या। तो अगर मान लो आप ही के जैसे आपके 10 दोस्त हैं और उनकी भी सेम सिचुएशन है, हम्म। अगर मान लो उनकी भी सेम सिचुएशन है, तो क्या उनको भी आपके इतनी ही एग्जैक्टली चिंता फील होगी? हो सकती है सर। हो सकती है, लेकिन एग्जैक्टली होगी क्या? नहीं, उतनी नहीं होगी जितनी मुझे हुई है, शायद किसी को कम हो, किसी को ज्यादा हो सकती है। हाँ, यानी इसका मतलब है किसी को बहुत ज्यादा एंशियस फील हो सकता है, किसी को आपके इतना एंशियस फील हो सकता है, किसी को हम्म। टेंशन फील हो सकता है, बराबर। जी। अभी मेरे हाथ में ये पेन है, हाँ।
अगर मान लो इस पेन को अगर मैं नीचे छोड़ता हूँ तो क्या होगा? वो नीचे गिरेगा। सच में ऐसा होगा क्या? हाँ, अभी मैं ग्रेविटी के कारण नीचे गिरेगा। हाँ बराबर, आपने बराबर, आप करके देखो तो। जी, आपने भी नीचे गिरा। जूम मीटिंग में जितने भी लोग हैं वो भी करके देखिए, तो किसी का पेन ऊपर जाता है क्या तो बताइए। मिनल जी ने किया है, पेन आपका ऊपर गया है। हाँ, हर्षल ने भी किया है, नहीं सभी का पेन नीचे ही है। अभी इसका मतलब है कि रास्ते पर चलने वाले भिखारी ने भी किया तो पेन नीचे गिरेगा। और दुनिया में सबसे ज्यादा जिसके पास पैसा है उसने भी किया तो भी पेन नीचे गिरेगा। किसी भी व्यक्ति ने किया, साइंटिस्ट ने किया तो भी नीचे गिरेगा। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? अगर घटना सेम है, सिचुएशन सेम है, तो परिणाम सेम होते हैं। जी। लेकिन आपके इसमें तो नहीं हो रहे हैं, किसी को आपसे ज्यादा एंजाइटी हो रही है, किसी को आपसे कम हो रही है, किसी को आपके इतनी हो रही है, तो ऐसा क्यों? घटना तो सेम है। हाँ सर, मेरे जो दोस्त है शायद उस बारे में अलग अलग सोच सकते हैं, हाँ, इसीलिए उनको उस तरह से चिंता हो सकती है, ऐसे लगता है मुझे। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। इसका मतलब ये है कि अचानक से रूल चेंज हुए, इसके कारण या इसके वजह से आपकी चिंता नहीं बढ़ी है। तो ये रूल के बारे में आपने जो सोचा है, रूल के बारे में आप जो सोच रहे हो, इसी सोच के कारण आपकी चिंता बढ़ी है। जी। तो पहले तो आपको ये लगता था कि रूल बढ़े इसीलिए चिंता बढ़ी, लेकिन अभी आपको ये बात हम्म। कि चिंता रूल बदलने के कारण नहीं, तो रूल के बारे में इरेशनल सोचने के के कारण आपकी चिंता बढ़ी है। जी। ये बात आपके लिए गुड न्यूज है या बैड न्यूज है? मेरे सोच के कारण चिंता बढ़ी तो ये गुड न्यूज है, ऐसे लगता है मुझे। और गुड न्यूज क्यों है? क्योंकि अगर मैं जिसे मेरे जो दोस्त को थोड़ी कम चिंता हुई, अगर मैं वैसे सोचता तो मुझे कम होती थी, यानी मेरी सोच शायद मैं बदल सकता हूँ, ऐसे लगता है मुझे। एग्जैक्टली, और साथ में आपको ये भी बात बता दूं कि ये गुड न्यूज इसलिए भी है, भूतकाल में जो भी घटनाएं घटित हुई उन सारी घटनाओं को आप चेंज कर सकते हो क्या? नहीं। जो भविष्य में घटनाएं घटित होने वाली है, क्या उन घटनाओं को कंट्रोल कर सकते हो क्या? नो। लेकिन इन घटनाओं के बारे में आपकी जो सोच है वो आप चेंज कर सकते हो कि नहीं? हाँ सर। और इसीलिए ये गुड न्यूज है। ठीक है। अभी विचार को चेंज तो करना है, लेकिन कौन से विचार को चेंज करेंगे तो उसको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, बराबर। जी। तो आप मुझे बताइए कि अचानक से अगर मान लो रूल चेंज होते हैं तो इसका क्या अर्थ आप लगाते हो, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? इसका अर्थ मेरे हिसाब से ऐसा है कि रूल चेंज हुए तो मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर उतने वक्त में मैंने अगर नहीं किया तो अ, शायद ऐसे हो सकता है मैं पीछे रह जाऊं, और पीछे रहने का कारण होगा मेरा कि मैं उस हिसाब से बिहेव नहीं कर सका, उस हिसाब से मैं उतना ज्यादा ये नहीं है मुझ में, ऐसे लगे। ओके, मैं थोड़ा सा ना आपकी क्विकली हेल्प करने की कोशिश करता हूँ कि अचानक से अगर इस तरह से रूल चेंज होते हैं तो इससे क्या प्रूव होता है कि अगर सच में ऐसे रूल चेंज हुए तो रूल चेंज हुए तो आप क्या सोचते रूल चेंज हुए और मैं नहीं कर पाया तो ऐसे सोचता हूँ मैं। हैं? तो बी में आप लिख लीजिए हम्म। कि चेंज होने के कारण हाँ। अगर मैं नहीं कर सका तो, रूल चेंज होने के कारण अगर मैं नहीं कर सका तो, अगर मान लो कि सच में आप नहीं कर सके तो इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ होगा कि मैं पीछे रह जाऊंगा उतना ज्यादा। तो आप एक डाउनवर्ड एरो निकाल के आप नीचे लिखिए कि मैं पीछे रह जाऊंगा। और हम मान लेते हैं, अजूम करते हैं कि सच में आप औरों से पीछे छूट गए तो इसका क्या अर्थ होगा? मेरा उतना ज्यादा कीमत नहीं है, ऐसे लगेगा फिर मुझे। ओके, इसका मतलब होगा कि अगर मैं सबमिट नहीं कर सका तो हम्म। इसका मतलब है कि लोग मेरी वैल्यू नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे लगता है मुझे। अभी देखिए सुमित, आपने लिख लिया कि अगर मैं सबमिट नहीं कर सका तो इसका मतलब है लोग मेरी वैल्यू नहीं करेंगे। अगर मान लो सच में वैल्यू नहीं करेंगे तो इससे क्या प्रूव होता है? आपकी सच में वो अगर वैल्यू नहीं करते लोग तो इसका अर्थ क्या होगा?
यही कि मेरी की अगर कीमत नहीं रही तो यानी मेरी कोई समझ कीमत, नहीं आ रहा सर। हाँ, ऐसे लगेगा। कीमत नहीं रही। जी। तो बी में लिखे आई एम अ वर्थलेस पर्सन। अभी देखो ये इक्वेशन हो गया कि अगर मेरा सिनॉप्सिस सबमिट नहीं होता है तो इसका मतलब है कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, और लोग मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर मेरी वैल्यू कम हो जाती है तो इसका मतलब है आई एम अ वर्थलेस पर्सन। बराबर। हम्म। अभी मान लो उसके नीचे ना आप रैशनल थॉट करके लिखिए, जी। और उसमें थोड़ा सा आप लिख कर देखिए कि अगर मेरा थीसिस सबमिट नहीं होता है हम्म। तो मुझे बुरा लगेगा, मुझे पसंद नहीं आएगा, मुझे बुरा लगेगा, मुझे पसंद नहीं आएगा, लेकिन इससे मेरी रियल वर्थ कम या ज्यादा नहीं होती है। लेकिन इससे मेरी रियल वर्थ कम या ज्यादा नहीं होती। जी। ओके, तो अभी ये जो सेंटेंस है रैशनल रैशनल थॉट, ये सोचने से क्या ये एंजाइटी होगी? नहीं सर, अगर ऐसे में सोचूं तो शायद एंजाइटी नहीं होगी। ओके, तो उसके जगह पर आपको कंसर्न फील होगा। हाँ। तो सी कॉलम में आप लिखिए रैशनल थॉट के आगे कंसर्न। आपकी इरेशनल धारणा कि अगर आपका सब सिनॉप्सिस सब है तो इसका मतलब है आपकी वर्थ कम है, आपका आप वर्थलेस हो, ये ऐसा आप सोचते हो। तो क्या ये सोच सच में रैशनल है, लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है, अचीवेबल है? इसको थोड़ा समझने की। अभी देखो, लोगों के मानने से आपकी रियल कीमत कम या ज्यादा होती है क्या, हो सकती है क्या? अभी देखो, नहीं। इसको समझने के लिए हम ये काम करेंगे। मेरे पास 500 की नोट है। जी। अभी मान लो इसको अगर मैं सर पे रखता हूं तो हम्म। ये नोट की वैल्यू बढ़ जाएगी क्या? नहीं सर। इसको मान लो मैं अपने जेब में रखता हूं, तो दिल के पास रखता हूं, तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी क्या? नहीं सर। अगर मान लो इसको मैं अपने पैरों के नीचे रोनता हूं तो क्या इसकी वैल्यू कम हो जाएगी? नो। तो इसका मतलब है लोगों के मानने या ना मानने से आपकी रियल कीमत कैसे क्या कम होती है। अब मुझे बताइए, इंसान की कीमत कैसे नापते हैं, किससे नापते हैं? जैसे अगर आपको जमीन नापना हो तो आप टेप मीटर से नापते हो, आपको जी। हाइट, आपको वेट नापना हो तो किलोग्राम से नापते हो, आपको पानी नापना हो तो आप लीटर से नापते हो, आपकी मोबाइल की जो मेमोरी है उसकी कैपेसिटी नापना हो तो केबी जीबी और टीबी में नापते हो, सूरज हम्म। तो रोशनी आती है उसकी स्पीड नापनी हो तो किलोमीटर पर सेकंड से नापते हो। तो इसी आधार पर आप इंसान की कीमत नापने के लिए आपके पास कोई यूनिट है क्या, यूनिवर्सल यूनिट है क्या? नहीं सर। तो फिर आपको कैसे पता कि आपकी कीमत कम होती है या ज्यादा होती है? आपको कैसे पता? अगर हम मेजर ही नहीं कर सकते तो फिर पता कैसे चलेगा? क्योंकि देखो, आपको अगर ये बताना है कि आपका वेट आपके वाइफ के वेट से कम है तो दोनों को एक ही तराजू पर तोलना पड़ेगा, हाँ। बता सकते हो। लेकिन इंसान की कीमत हम नाप ही नहीं सकते तो कम और ज्यादा कैसे हो सकती है? जी। दूसरा, ये जो रियल वर्थ है किसी के कहने से किसी के मानने से कीमत कम या ज्यादा नहीं होती। सभी इंसान की कीमत इक्वल होती है, क्योंकि सभी इंसान इंसान है और किसी भी इंसान की कीमत हम नाप नहीं सकते। दूसरा जी। है परस्यू वर्थ। परस्यू वर्थ का मतलब क्या है कि दूसरों के नजरों में आपकी कीमत कम या ज्यादा हो सकती है। जैसे मान लो, आप अगर चाहते हो अपने आप की कीमत लगाना तो 0 से 100 में आप कितने नंबर दोगे अपने आप को? 100। 100। और अगर आप अपने पिताजी को पूछते हो, फादर को पूछते हो कि वो उनके नजरों में आपकी कीमत कितनी है तो वो कितने अंक देंगे? 100। 100। और माता जी को पूछते हो तो? 100। और मान लो आप अपने दोस्त को पूछते हो तो? शायद 90। 90। और उसके थोड़ा सा दूर के दोस्त को पूछते हो तो? 70। इसका मतलब क्या है, आपकी कीमत लोग अलग अलग आंकेंगे जी। उनके हिसाब से, उनके उनके नीड के हिसाब से। आप भी जी। वही करते हो, क्योंकि आपके नजरों में सभी लोगों की कीमत इक्वल है क्या?
नहीं है। लेकिन लोगों के मानने और ना मानने से आपकी रियल वैल्यू ये कम और ज्यादा नहीं होती है, बराबर। जी। वैल्यू होती है स्किल वर्क। स्किल वर्क का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई प्रोफेसर है और उसी कॉलेज में कोई प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल की वर्क प्रोफेसर के वर्क से ज्यादा होगी। अगर जी। कोई प्यून है तो प्यून की वर्क उस प्रिंसिपल के वर्क से थोड़ी कम होगी। तो ये है स्किल वर्क। स्किल वर्क को हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। मान लो अगर आपको पीएचडी अवार्ड मिला तो आपकी थोड़ी सी स्किल वर्क बढ़ जाएगी। जिनकी हम्म। पीएचडी उनके ऊपर आप चले जाओगे। लेकिन जी। इंसान ही रहता है, उसकी रियल वैल्यू ना कम होती है और ना बढ़ती है, वो कांस्टेंट होती है, इक्वल होती है। तो अभी आप मुझे जी। बताइए कि अगर आपका सिनॉप्सिस सबमिट नहीं होता है तो इससे आपकी रियल वर्थ सच में कम हो सकती है क्या, होती है क्या? नहीं होती है सर। फिर भी आप अपने आप को मानते हो कि नहीं आपकी रियल वर्थ कम होती है, तो ऐसा मानना आपके लिए हेल्पफुल है क्या? नहीं, ऐसा मानना हेल्पफुल नहीं रहेगा सर मेरे लिए। अभी ये जो सोच है कि अगर मेरा सिनॉप्सिस सॉरी मेरा थीसिस सबमिट नहीं होता है तो इसका मतलब है कि आई एम अ वर्थलेस पर्सन, ऐसे मानने से आपका मोटिवेशन बढ़ता है क्या? नहीं, उल्टा कम होता है उससे। तो कि ऐसे अपने आप को वर्थलेस मानने से मोटिवेशन बढ़ता हो तो ये टी शर्ट खरीद लीजिए और उस पर ठप्पा लगवा दीजिए कि आई एम अ वर्थलेस पर्सन। लेकिन हेल्प नहीं होगी, बराबर। जी। तो तब भी फिर आप क्यों सोचते हो ऐसा कि अगर ये हुआ तो इसका मतलब है कि आई एम अ वर्थलेस पर्सन? तो इसके जगह पर आप रैशनल सोचिए तो आपको आपके परिणाम मिलेंगे। अभी देखो, शुरुआत में हमने जो गोल सेट किया है कि एंजाइटी के जगह पर आपको कंसर्न फील करना है, और साथ में हम्म। शुरुआत में आपको लगा था कि घटना के कारण आपको चिंता हो रही है। लेकिन जब हमने असेस किया तो आपको पता चला कि आपके सोच के कारण आपको चिंता हो रही है, और ये सोच क्या है कि अपने आप को वर्थलेस मानना। तो आपके हाथ जी। में चॉइस है। एक तो आप अपने आप को वर्थलेस मान सकते हो, जिससे आपका मोटिवेशन डाउन होगा, डिसफंक्शनलिटी बढ़ेगी, माल अडेप्टिव बिहेवियर बढ़ेगा और चिंता बढ़ जाएगी। हम्म। या आपके पास दूसरी चॉइस है, आप रैशनल सोच सकते हो, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, अचीवेबल सोच सकते हो, जिससे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, आपकी फंक्शनलिटी बढ़ेगी, आपका एक्टिवनेस बढ़ेगा और आप ज्यादा से ज्यादा हेल्दी रहोगे। तो आप क्या चाहते हो, रैशनल सोचना या इरैशनल? रैशनल सोचना सर। ओके, गुड। अभी ये जो रैशनल थॉट है उसके नीचे आप कुछ क्वेश्चन लिखिए ताकि आपको ये जो रैशनल थॉट है उसकी प्रैक्टिस करना आसान हो। जी। तो पहला सवाल लिखिए, व्यक्ति की रियल वैल्यू नापने के लिए मेरे पास यूनिवर्सल यूनिट है क्या? व्यक्ति की रियल वैल्यू नापने के लिए मेरे पास यूनिवर्सल यूनिट है क्या? नहीं। दूसरा सवाल लिखिए, अपने आप को जी। वर्थलेस मानने से मुझे बेनिफिट होता है क्या? अपने आप को वर्थलेस मानने से मुझे बेनिफिट होता है क्या? नहीं। नेक्स्ट आप स्टेटमेंट लिखिए, जी। अपने आप को वर्थलेस मानने से बेटर, अपने आप को वर्थलेस मानने से बेटर अगर मैं खुद को, अगर मैं खुद को कोई भी अर्थ ना रखते हुए, अगर मैं खुद को कोई भी अर्थ ना रखते हुए अनकंडीशनल एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं एक इंसान हूँ, कि मैं एक इंसान हूँ, अनब्रेटेबल, फेलेबल, कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग हूँ, तो इससे मुझे फायदा होगा क्या? तो इससे मुझे फायदा होगा। अनरेटेबल का मतलब कि जिसका हम रेटिंग नहीं कर सकते। फेलेबल का मतलब है सभी इंसान स्खलनशील होते हैं, जन्म होता है, एज बढ़ती जाती है, बुढ़ापा आता है, इंसान मरता है। वही इमोशन होते हैं, उसी तरह का पूरा इंसान का बॉडी अंदर और बाहर भी होता है। तो ये फेलेबल हो गया। और कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है, इस धरती पर जो भी इंसान है, हर इंसान के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते ही है। किसी का जीवन स्केल जैसे समान नहीं होता है, तो कभी खुशी कभी गम ये चलता रहता है, तो ये कॉम्प्लेक्स। तो इसका अगर आप स्वीकार करते हो तो आपको ज्यादा है। तो सुमित, आज का सेशन आपको कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा सर। ओके, और आज के सेशन से आपने क्या सीखा? सेशन से यही सीखा कि अगर हम ऐसी चिंता भरी अगर कोई
सिचुएशन है, तो उस समय अगर चिंता ना करके कंसर्न फील करें तो हम एक्टिव और प्रोएक्टिव रह सकते हैं, और साथ ही में हम लॉजिकल सोच सकते हैं। ओके। आप मुझे बताइए कि आज के सेशन में मेरे द्वारा ऐसी कोई बात कही गई कि जिससे आपको बुरा लगा हो? नहीं सर। ओके। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आप आए एज अ वॉलेंटियर जी। करके, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट किया वो जिसके कारण हमें सीखने का मौका मिला, उसके लिए आपका जी। धन्यवाद। थैंक यू। तो गाइज, ये था हमारा आरईबीटी का सेशन।